नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत में कृषि उत्पाद, उर्वरक और फार्मा उत्पादों के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने पर चर्चा की। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल से हैदराबाद में विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र अब रविवार से शुरू होगा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया औषध क्षेत्र में भविष्य की योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अफगानिस्तान, घाना, नेपाल और मॉरिशस ने भारतीय फार्माकोपिया को मानक के रूप में स्वीकार किया। केंद्र ने पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत 35 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान संचालित की। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। पल्लिकल में भारतीय महिला टीम ने मेजबान श्रीलंका को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हराया और बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ वर्षा से बाधित 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में अंतिम समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 110 रन बनाए। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कृषि और फार्मा उत्पाद तथा उर्वरक के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के बारे में चर्चा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और खाद्य बाजारों की स्थिति सहित अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन की पिछले वर्ष दिसंबर में भारत यात्रा के समय लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। यूक्रेन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता और कूटनीति से संकट का समाधान करने में भारत की दीर्घकालिक नीति को दोहराया और नियमित परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। आकाशवाणी समाचार ने दोनों राजनेताओं की वार्ता पर कूटनीतिज्ञ अशोक सांझर से विशेष बातचीत की है। उन्होंने कहा कि भारत निष्पक्ष विदेश नीति का अनुसरण करता है। ये काफी समय के बाद उनकी बातचीत हुई है आज, और ये बातचीत से ये भी बिल्कुल साफ हो गया जो भारत एक उन चंद देशों में है जिसके संबंध पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत गहरे है ही, परंतु रूस के साथ भी संबंध हमारे अच्छे हैं। तो इसीलिए आज की जो बातचीत है उससे ये भी साफ जाहिर हो गया है जो भारत एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो कि न केवल उसके अपने हित में है परंतु पूरे इस क्षेत्र और दुनिया में शांति, स्थिरता आए उसके हित में भारत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के नए प्रधानमंत्री याइर लैपिड को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए वे भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे श्री बेनेट के साथ अपनी सार्थक वार्ताओं पर प्रसन्न हैं और उनकी नई भूमिका में सफलता की कामना करते हैं। संसद का वर्षाकालीन सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को कराया जाएगा। दोनों की मतगणना संसद भवन परिसर में की जाएगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी।
पार्टी महासचिव तरुण चुग ने बताया कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कल सुबह होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य के कल हैदराबाद पहुंचने के बाद शुरू होगी। पार्टी महासचिव आज रात हैदराबाद में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक से पहले मोर्चा के सभी नेताओं की भी बैठक होगी। पार्टी की प्रमुख निर्णय लेने वाली समिति की ये 2 दिवसीय बैठक 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही है। इस बैठक में विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में पार्टी को और मजबूत करने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में 18 मुख्यमंत्रियों और पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित 340 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र अब रविवार से शुरू होगा। पहले इसे शनिवार और रविवार को होना था। राज्य विधानसभा सचिवालय ने बताया है कि अध्यक्ष का चुनाव भी इस दौरान होगा। नामांकन कल दोपहर 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। सचिवालय ने सभी विधायकों से इस सत्र में उपस्थित रहने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि विधानसभा सत्र में वे बहुमत साबित करने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने बताया कि गोवा में रह रहे विधायक कल महाराष्ट्र लौटेंगे। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने स्पष्ट किया है कि राज्य में बेहतर शासन के लिए देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज मुंबई में श्री पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्री फडणवीस से उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखकर उनसे सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था। श्री पाटिल ने बताया कि पार्टी ने श्री फडणवीस को राज्य में बुनियादी ढांचे तथा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी तथा मराठा आरक्षण के लंबित मुद्दे को हल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इन विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। न्यायालय मुख्य याचिकाओं के साथ ही 11 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। याचिका में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को अयोग्य करार देने पर फैसला होने तक उन्हें निलंबित करने की मांग की गई है। शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को बागी नेता एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को राहत देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस का जवाब 12 जुलाई तक देने को कहा था। उच्चतम न्यायालय ने एक टीवी चैनल पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर चर्चा के दौरान पैगंबर पर की गई टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा की कड़ी आलोचना की है। नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उनके अनुचित बयान से देश भर में लोगों की भावनाएं भड़की हैं और देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वे जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्वदेशी उद्योग और वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया औषध क्षेत्र से योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उत्पादों, टीकों, दवाइयों और उपकरणों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत विकसित करने में फार्माकोपिया महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में भारतीय फार्माकोपिया आयुक्त सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयां विकसित करने और बनाने तथा सस्ती दवाइयों की आपूर्ति से भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने कहा कि 4 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल और मॉरिशस ने भारतीय फार्माकोपिया को मानक के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हमें योजना बनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जिससे और देश भी हमारे फार्माकोपिया को स्वीकार कर सके। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और उसकी वैश्विक हिस्सेदारी 20% है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने 150 देशों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत में कृषि उत्पाद, उर्वरक और फार्मा उत्पादों के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने पर चर्चा की। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल से हैदराबाद में विशेष रूप से दक्षिण राज्यों में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र अब रविवार से शुरू होगा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया औषध क्षेत्र में भविष्य की योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अफगानिस्तान, घाना, नेपाल और मॉरिशस ने भारतीय फार्माकोपिया को मानक के रूप में स्वीकार किया। केंद्र ने पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत 35 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग विग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान संचालित की। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। पलक्कल में भारतीय महिला टीम ने मेजबान श्रीलंका को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हराया और बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ वर्षा से बाधित 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में अंतिम समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 130 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के 5 वर्ष पूरा होने पर सराहना करते हुए कहा है कि ये एक प्रमुख कर सुधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है और एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को पूरा कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर कहा कि जीएसटी कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है और जून महीने में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जीएसटी के रूप में प्राप्त हुई। नई दिल्ली में 5वें वस्तु और सेवा कर दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद जून महीने में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। We are now reversing that and showing that the GST revenues remain above 1.40 lakh crores. So 1.40 seems to be the rough bottom line. We are not going below that. We are only collecting more than that. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी प्रणाली ने कर विसंगतियों को दूर किया है। केंद्र सरकार ने 35 पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक राहत देने की पत्रकार कल्याण योजना जेडब्ल्यूएस समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के 16 परिवार शामिल हैं। परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता वाली जेडब्ल्यूएस समिति ने दिशा निर्देशों के अनुसार स्थायी विकलांगता से पीड़ित 2 पत्रकारों और गंभीर रूप से बीमार 5 पत्रकारों के उपचार के लिए भी सहायता की सिफारिश की। समिति ने बैठक के दौरान कुल 1 करोड़ 81 लाख रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले पत्रकारों के 123 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 134 पत्रकारों और उनके परिवारों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 6 करोड़ 47 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है। ये उड़ान कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। इसके साथ ही भारत के गोपनीय मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूएसएवी का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि हासिल कर ली गई है। इसे स्टेल्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। ये कार्यक्रम भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट विकसित करने से संबंधित है। ये उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। विमान ने सटीक उड़ान भरी और टेक ऑफ और टचडाउन भली भांति हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये स्वचालित विमान निर्मित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे सैन्य प्रणाली के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज चंडीगढ़ में कहा कि कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेदों के बावजूद उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का फैसला किया है। इससे पहले सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने शिरोमणि अकाली दल नेता से चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि सरकार किफायती, सुलभ और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य के साथ समग्र स्वास्थ्य परिवेश बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक दिवस समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के आयाम तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने चिकित्सक समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल भर गई थी, लोग घबरा रहे थे, दुनिया में डॉक्टर ड्यूटी पर जाना मना कर रहे थे, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे थे, वैसी स्थिति में हमारे देश के डॉक्टर्स हो या नर्स हो, जिस तरह से अपनी ड्यूटी को निभाया है, ऐसी स्थिति में काम करने के लिए मैं डॉक्टर और सभी नर्स को सैल्यूट करता हूं। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इससे स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। Today is a very important day in realizing the vision of clean and green India of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The single-use plastic ban comes into effect from today. This historical step will be instrumental in realizing the vision of plastic-free India. पर्यावरणविद प्रोफेसर रविंद्र खेवाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से सतत विकास की गति तेज होगी। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि प्लास्टिक फ्री इंडिया की शुरुआत करेंगे। 2021 में प्लास्टिक हैकाथॉन की शुरुआत हुई, जिसका फोकस था जागरूकता से हम परिवर्तन लाएंगे और जो हमारे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हैं उन पर फोकस करेंगे। इसके अलावा किस तरह से हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें और जो सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात है या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, वो प्लास्टिक हैकाथॉन के द्वारा की गई, ताकि जो आज ये बैन है इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस बैन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से सस्टेनेबल इकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट होगा। और भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर स्टेट को सपोर्ट प्रोवाइड किया है फॉर प्रॉपर प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पिछले 8 साल में कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन में बदलाव आया है। श्री तोमर ने नई दिल्ली में कृषि भवन में डीडी किसान चैनल स्टूडियो का उद्घाटन करने के बाद कहा कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो डीडी न्यूज और डीडी किसान चैनल से आसानी से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने और लाभकारी फसलों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से ये चैनल सरकार और किसानों के बीच सेतु के रूप में काम कर सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी के भारतीय उद्यमिता संस्थान ने नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलंग के प्रशिक्षण और उद्यम सहायता केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता, स्टार्टअप और कारोबार से जुड़े पक्षों को प्रोत्साहित करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस साझेदारी से कारोबार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को कारोबार की सफलता के लिए औपचारिक प्रशिक्षण और पेशेवर परामर्श उपलब्ध होगा। सरकार ने एडटेक, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनियों को व्यापार के अनुचित तरीके अपनाने पर चेतावनी दी है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में इंडिया एडटेक कंसोर्टियम के साथ एक बैठक की।
श्री रोहित सिंह ने कहा कि यदि अनुचित तरीकों पर स्वनियमन से रोक नहीं लगती है तो सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश तय करेगी। बैठक में भारतीय एडटेक क्षेत्र के अनुचित व्यापार तरीकों और गुमराह करने वाले विज्ञापनों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सचिव ने कहा कि कुछ विज्ञापनों और तौर तरीके मौजूदा दिशा निर्देशों और नियमों के अनुरूप नहीं हैं। ओडिशा में आज सुबह शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथों को खींच रहे हैं। उधर गुजरात में अहमदाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा आज से शुरू हुई। ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ के साथ बड़े भाई भगवान बलदेव और बहन देवी सुभद्रा अपने पारंपरिक मार्ग से 18 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने लोगों को रथ यात्रा पर बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा के पुरी में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और आइए अब सुनते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक सुमित मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1877 को गुजरात के सूरत में हुआ था। मेहता ने 1910 से 1911 के दौरान चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा की यात्रा की। इस दौरान वे मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे भारतीय क्रांतिकारियों से मिले। इन बैठकों से उनकी विचारधारा का विकास हुआ और वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उमर खयाम के धार्मिक विचारों और कार्यों से प्रभावित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सुमित मेहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और शेष जीवन जन सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। सुमित मेहता ने 1927 में गुजरात में बाढ़ राहत कार्यों में भी भाग लिया। वे 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान अपनी पत्नी के साथ सरमोह शिविर के प्रभारी रहे। उन्होंने 1929 में युवा सम्मेलन आयोजित किया। मेहता ने बड़ौदा प्रजामंडल के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। वे साबरमती, विसापुर और नासिक में 5 वर्ष तक जेल में रहे। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए भी काम किया। जाने माने लेखक सुमित मेहता ने अपने जीवन के बारे में आत्मकथा के नाम से पुस्तक भी लिखी, जो उनके निधन के उपरांत 1971 में प्रकाशित हुई। उनकी अन्य पुस्तकों में समाज दर्पण और हाल ही जमीन्ना गुलामों शामिल हैं। 15 दिसंबर 1968 को सुमित मेहता का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हम राष्ट्रवादी सुशीला चेन त्रेहन का स्मरण भी कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को पंजाब के पठानकोट में हुआ था। सुशीला उत्साही स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सुशीला के पिता मथुरादास त्रेहन अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे आर्य समाज के प्रमुख सदस्य भी थे।
सुशीला कम उम्र में ही आर्य समाज से जुड़ गईं। जब वे उसकी आरंभिक सभा में भाग ले रही थीं और सभा स्थल को घेरे खड़ी पुलिस के लाठीचार्ज में उन्हें भी चोट आई, तब सुशीला ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। वे राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई और 1941 में लंदन चली गईं। उन्होंने बीबी रघबीर कौर के साथ काम किया, जो पंजाब प्रांतीय विधानसभा में कीर्ति गदर पार्टी की सदस्य थी। सुशीला त्रेहन अंग्रेजों से लड़ाई के लिए शकुंतला आजाद के साथ भी की स्वतंत्रता के उपरांत सुशीला त्रेहन ने बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना जारी रखा और बालिकाओं के लिए 3 विद्यालय और 1 सह शिक्षा विद्यालय खोला। वे डाडूवाल में अपनी ग्राम पंचायत परिषद की पहली महिला पंच थीं। उन्होंने व्यावहारिक धरातल पर दहेज, घरेलू हिंसा और जातिवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अंतर जातीय विवाह के लिए संघर्ष किया। वर्ष 2011 में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से सुशीला त्रेहन को विनम्र श्रद्धांजलि। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। हम आज स्वतंत्रता सेनानी आलेख पात्रा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को हुआ था। अहिंसक नागरिक अवज्ञा के माध्यम से पात्रा को ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। चारु भाषामयी जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। आलेख पात्रा स्कूल के दिनों में ही स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगे। अपने मित्रों के साथ उन्होंने ब्रिटिश राज के विरोध में नीमापाड़ा पुलिस थाने में आग लगा दी। पात्रा को पकड़ लिया गया और पूरी जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने पर पात्रा कोलकाता चले गए और राष्ट्रवादी गतिविधियां जारी रखी। घर जाते समय पुरी रेलवे स्टेशन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में वे अपने कपड़े बनाने के लिए चरखा काटने लगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शौचालयों की साफ सफाई करना, रोजाना समूह में प्रार्थना करना और गांधी जी के अन्य निर्देशों का पालन करना भी जेल में उनकी दिनचर्या थी। जेल से छूटने पर वे वर्धा चले गए और स्वराज, होम रूल और अन्य सर्वोदय कार्यों का प्रशिक्षण लिया। आलेख पात्रा जीवन भर राष्ट्र सेवा करते रहे। 17 नवंबर 1999 को उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी आलेख पात्रा को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। पलक्कल में भारतीय महिला टीम ने मेजबान श्रीलंका को पहले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका की टीम 48 ओवर में 171 रन ही बना सकी। भारत ने लक्ष्य 38 ओवर में ही हासिल कर लिया। श्रृंखला का अगला मैच सोमवार को खेला जाएगा। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में इंग्लैंड के साथ वर्षा से बाधित 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 5 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत 39 और रविंद्र जडेजा 26 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उधर कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय के क्वार्टर फाइनल में हारने के साथ ही भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत में कृषि उत्पाद, उर्वरक और फार्मा उत्पादों के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने पर चर्चा की। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल से हैदराबाद में। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र अब रविवार से शुरू होगा।
सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया औषध क्षेत्र में भविष्य की योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र ने पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत 35 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज से ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान संचालित की। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में और पल्लिकल में भारतीय महिला टीम ने मेजबान श्रीलंका को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।